हेलो स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, उस लास्ट लेक्चर में जो आपका ये 8th क्वेश्चन था, उस 8th क्वेश्चन में क्या था कि भाई ये गलती से ना यहाँ पे ए स्क्वेयर लिखा गया, यहाँ बी स्क्वेयर लिखा गया, यहाँ सी स्क्वेयर लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो ए बी सी था। ठीक है जी, वो देख लेना, आप उसको ठीक कर लेना। वो तो सारा ठीक है, कोई सी बात नहीं। तो ये जो अब एग्जाम्पल हम जो आपका 9th है वो हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हमें एलिप्सॉइड दे दिया, ठीक, और ये कह दिया कि भाई ये जो एलिप्सॉइड है, इस प्लेन के पैरेलल इस एलिप्सॉइड के हमें टेंजेंट प्लेन निकालने हैं, और जो टेंजेंट प्लेन आएंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2r है। ठीक, और हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो एक लाइन होगी जो ओरिजिन से क्रॉस करेगी और परपेंडिकुलर होगी उन प्लेन्स के, वो लाइन किसके ऊपर लाई करेगी, इस कोन के ऊपर वो लाइन लाई करेगी। ठीक है जी। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास जो है ये प्लेन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल हमने प्लेन ये ले लिया। अब ये जो दिस टच इज द एलिप्सॉइड, ये इस एलिप्सॉइड को टच करता है। कब करता है, जब ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है ना, ये कंडीशन हमने लगा दी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ से के की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये रिजल्ट हमें मिला। ठीक है जी। अब जो 2r है, 2r बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, दो जो पैरेलल प्लेन आए ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 2r है, ये हमें गिवन है। तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस निकालने का। दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका एक ये भी है कि आप एक काम करो, एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चूज कर लो और दूसरे प्लेन से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। जैसे मान लो आप, सॉरी, मान लो आपने एक प्लेन ले लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस प्लस एन जेड इज इक्वल टू के, मान लो ये आपका प्लेन है। ठीक है जी। तो आप इसके ऊपर एक पॉइंट चूज़ कर लो। वो पॉइंट आपने चूज़ क्या किया कि वाई को जीरो कर दो और जेड को भी जीरो कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, के अपॉन एल मिलेगी। तो तुम्हें इस पॉइंट के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर जो तुम्हें पॉइंट मिला वो कौन सा मिला, के अपॉन एल और जीरो और जीरो। तुमने इसके ऊपर एक पॉइंट निकाल दिया, वो ये पॉइंट निकाल दिया। अब मैं इस पॉइंट के और दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा प्लेन था, मतलब इस प्लेन के अलावा जो दूसरा प्लेन था वो कौन सा था आपका, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू माइनस के। मतलब मैं क्या काम करूँगा, इस पॉइंट के और इस प्लेन के बीच का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, इन दोनों के बीच का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। तो जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच का। ठीक है जी। मतलब मुझे अगर इन दो प्लेन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जिसके ऊपर मैंने अभी सर्कल किया है और जिसके नीचे, अगर मुझे इन दोनों के का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या काम करूँगा, इस ऊपर वाले के ऊपर मैंने एक पॉइंट अपनी मर्जी से निकाल दिया कि वो ये पॉइंट मैंने ले लिया। और इस पॉइंट के और इस प्लेन के बीच का अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूँ, तो ये जो दोनों प्लेन हैं दोनों के बीच का आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है जी। तो वो मैं निकालूंगा कैसे, इसको याद रखना, ये मैं प्लेन लिखूंगा और ये पॉइंट लिखूंगा और दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा कैसे। जैसे पॉइंट तो मेरे पास क्या आया, पॉइंट तो मेरे पास आया कि के अपॉन एल और ज़ीरो और ज़ीरो, और जो प्लेन है वो मेरे पास क्या आया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है जी। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करो तो वो क्या आएगा आपका, के अपॉन एल, एक्स की जगह रखोगे तो एल इंटू क्या हो गया आपका, के अपॉन एल हो गया, एल से एल कैंसिल, प्लस ज़ीरो और माइनस के को इस तरफ ले आए प्लस का के, और नीचे क्या आएगा जी आपका, अंडर द रूट एल स्क्वेयर, ये एम स्क्वेयर, ये एल है जी आपका, ये आपका एम है, एम स्क्वेयर, और ये आपका एन स्क्वेयर, और ये किसके बराबर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर ये 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर क्या बचा आपका, 2 के बचा। मतलब आपको मिला क्या, देखा जाए तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या मिला आपको,
मॉडुलस ऑफ 2k आपको मिल जाता है ना, मॉडुलस ऑफ 2k। और नीचे आपका क्या है, अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, वो तो आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे है, अगर आप इसको देखो ध्यान से, नहीं नहीं, वो तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 तो तब होता ना जब वो डायरेक्शन कोसाइन होते, लेकिन ये तो क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। तो मतलब नीचे तो आपका वही रहेगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर का रूट, और ऊपर आपका क्या रहेगा, 2k। मतलब जो हमने निकाला था वो जो डिस्टेंस आपका क्या आएगा कि 2k के नीचे क्या रहेगा, अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। मैंने ये बोल दिया था कि ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके डायरेक्शन रेशोज हैं यहाँ पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भी दो, जो ये डिस्टेंस यहाँ निकाला है ना आपने, ये जो डिस्टेंस निकाला है वो कैसे निकाला है कि एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चूज कर लो और उस पॉइंट से दूसरे प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो तुम्हें ये डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये 2r के बराबर है, तो सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आई, सिंप्लीफाई किया ये इक्वेशन आई इसको। ठीक, अब जो इस पॉइंट में से गुजरने वाला परपेंडिकुलर है, जो कि इस प्लेन थर्ड के ऊपर जो होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, वो इक्वेशन हमने उस परपेंडिकुलर की ले लिया, एक्स पोन एल, वाई पोन एम और जेड पोन एन। एल एम एन कहाँ से आए, क्योंकि दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, नॉर्मल के हैं या परपेंडिकुलर के हैं, बात तो एक ही है ना। तो हमने वही काम किया कि भाई यहाँ से ये निकाल दिए, ये इक्वेशन किसकी निकाल दी, परपेंडिकुलर की, यानी या यूँ कहो कि नॉर्मल की। अब इन दोनों में से फोर्थ और फिफ्थ में से आपको एल एम एन को एलिमिनेट करना है, तो आपने एलिमिनेट किया तो आपको ये जो है रिजल्ट मिल जाता है, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोन। ओके, तो एग्जाम्पल जो 10th है आपका, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड। इसके एलिप्सॉइड से, ये जो एलिप्सॉइड है हमने किसी टेंजेंट प्लेन्स के ऊपर जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक, हमें जो उसका फुट है, मतलब उसका लोकस हमें निकालना है, तो वो लोकस हमारा ये होगा लोकस। देखो एक बात आपको बता दूं मैं कि इस एलिप्सॉइड में और स्फीयर में क्या फ़र्क है। देखो जब हम स्फीयर की बात करते हैं, और जब तुम स्फीयर में किसी टेंजेंट प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो सेंटर से, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मिलता है, कहीं भी आप ड्रा कर लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलता है जा करके। ठीक है जी, लेकिन जो खास बात एलिप्सॉइड में है वो ये, एलिप्सॉइड में कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपका टेंजेंट प्लेन हो, सपोज जैसे ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालो और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिले। वो हो सकता है कि यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे मिले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही मिले, और मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें हैं। जैसे एक हो सकता है कि शायद ये हमने टेंजेंट प्लेन दूसरा ले लिया है ना, और अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन के ऊपर, शायद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल जाए जा करके। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों कोइंसाइड करें, मतलब वो दोनों सेम हो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एलिप्सॉइड के अंदर अलग है, और पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो अलग है आपका। ठीक, तो वो सेम किस कहीं कहीं हो भी सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं कि हर बार वो सेम होंगे, वो डिफरेंट भी रह सकते हैं। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो हम लेकर के चल रहे हैं शुरू में, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि भाई इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ना आपने इस पॉइंट के ऊपर ये आपने क्या किया, टेंजेंट प्लेन ड्रा किया, उसकी इक्वेशन आपने निकाली। वो क्या है, ये फॉर्मूले से ये इक्वेशन हमने निकाल दी। ठीक, अब ये पॉइंट आपका क्योंकि एलिप्सॉइड के ऊपर भी लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। हमने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लिया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लिया। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये मान लो एलिप्स है, एलिप्स के ऊपर आपने सपोज ये जो है ना, ये आपका टेंजेंट प्लेन है ना, और आपने इसके सेंटर से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये है वो, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हम क्या लेकर के चल रहे हैं, इसको तो हम क्या लेकर के चल रहे हैं, x1 y1 और z1, है ना। और ये जो है इसको हम क्या लेके चलेंगे, x डैश y डैश
और जेड डैश जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है आपका सी। ठीक, तो वही जो बात है यहाँ पे, अब अगर आप ये लेकर के चलते हो तो ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो जो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो होंगे वो क्या होंगे आपके, एक्स डैश माइनस ज़ीरो है ना, वाई डैश माइनस ज़ीरो और जेड डैश माइनस ज़ीरो। मतलब क्या, एक्स डैश होगा, वाई डैश होगा और जेड डैश होगा। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो भी हमें पता है वो क्या है, ये है यहाँ से, है ना, नॉर्मल के। और जो परपेंडिकुलर के उसका भी हमने निकाल दिया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का रेशियो हमारा सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किसके हैं, नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही है प्लेन का। तो दोनों एक तरह की पैरेलल लाइंस के, ये दो जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो वो हमने किया, सेम किया यहाँ पे, x1 निकाला, y1 निकाला, z1 निकाला। अब ये जो x1 y1 z1 है, ये पॉइंट आपने इन दो इक्वेशंस में पुट कर दिया। इन दो इक्वेशन पहले तो इसमें पुट किया, इसमें पुट किया, तो हमें क्या मिला, ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला हमें। फिर हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आल्सो लाइज ऑन द सेकंड, प्लेन के ऊपर तो लाई करेगा ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो एक्स की जगह एक्स डैश, वाई की जगह वाई डैश और जेड की जगह जेड डैश, और फिर x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया, और ये इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन में से, कौन सी इक्वेशन में से, ये दो इक्वेशन जो ये है, एक ये इक्वेशन है, इन दोनों में से आपको k को एलिमिनेट करना है। और k को एलिमिनेट किया तो ये रिजल्ट मिला आपको, और आपने फिर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स वाई जेड से। तो इक्वेशन आपको मिल गई है, दैट इज़ द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक, तो चलते हैं आगे। आपका जो 11th सम है, 11th क्वेश्चन है, सी पी सी क्यू सी आर आपको दे दिए, जो है ना, दे आर 3 सेंट्रल रेडियाई ऑफ एन एलिप्सॉइड विच आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। शो दैट द प्लेन पी क्यू आर टचेज ए स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसको लिख लेना आप, सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये शायद मिसिंग है इसमें, ये लाइन स्फीयर के बाद आएगी, ये लाइन सेंटर्ड, इस स्टेटमेंट तभी पूरी होगी आपकी। ठीक है जी, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये सी पी सी क्यू सी आर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेडियाई हैं एलिप्सॉइड की। चलो ठीक है, मतलब अगर मैं ये बात करूं आपसे कि भाई, जैसे ना, ये सपोज आपका एलिप्सॉइड है और ये सपोज सेंटर है, ये आपका सी पी हो गया, ये मान लिया सी क्यू हो गया, है ना, ये मान लो सी आर है, एक मिनट के लिए, ये आपका सी आर है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है कि भाई जो ये प्लेन होगा ना आपका, ये जो प्लेन होगा जो कि इन तीनों में से गुजरेगा आपका, ठीक, ये जो प्लेन होगा ये टच करेगा एक ऐसे स्फीयर को जिसका रेडियस या जो जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो, मैं अगर यहाँ से एक कोण की इक्वेशन निकाल लूँ जो कि सेंटर जिसका वर्टेक्स हो और पी क्यू आर उसके ऊपर लाई करें, पॉइंट आपके उसके गाइडिंग कर्व के ऊपर लाई करें, तब उस रिजल्ट को यूज़ करके हम उसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जो हमारे पास है इक्वेशन पी क्यू आर की, मैंने मान लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू पी। यहाँ एक लाइन लिख लेना, वो क्या, कि वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, है ना, नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट, ये लिख लेना जरूर। चलो ठीक है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमारे पास ये है, ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है हमारे पास। अब मैं क्या काम करूँगा कि एक कोण की इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ जिसका गाइडिंग कर्व ये दोनों है, मतलब ये प्लेन है आपका, ये प्लेन, और ये जो आपका एलिप्सॉइड है, ये दोनों आपके क्या हैं, दीज आर द गाइडिंग कर्व्स ऑफ द कोन, है ना। मतलब उस प्लेन को अगर हम इस एलिप्सॉइड को उस कोन प्लेन से काटें तो जो प्लेन मिलेगा दैट इज़ द गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन। तो इक्वेशन कोन की कैसे निकालेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे और होमोजेनियस बना लेंगे। इसको कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर किया, 1 की वैल्यू हमने प्लेन से उठा के रख दी यहाँ पे, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन मिली। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है ये एक्स वाई जेड में।
लेकिन एक ख़ास बात इसकी ये है कि इसके जो जनरेटर हैं वो सी पी, सी क्यू और सी आर हैं, जो कि आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ। मान लो जैसे ना, ये सेंटर है आपका सी, ये आपका पी हो गया है ना, ये आपका सपोज क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया, और ये गिवन है हमें कि ये जो रेडियाई है ना आपकी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर एट राइट एंगल। ठीक। अब कौन, हम कौन सी, हमने कौन की कौन की इक्वेशन निकाली है कि भाई जिसका गाइडिंग करो ये पी क्यू आर है। पी क्यू आर मतलब ये जो कर्व आपका मिलेगा ना आपको नीचे प्लेन के द्वारा काटने पे एलिप्सोइड को, ठीक है, वो जो, दैट इज द गाइडिंग कर्व ऑफ कोन, और कोन का ये क्या है, वर्टेक्स है। तो ये जो है ये जनरेटर हो गया आपकी। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो जनरेटर हैं सी पी, सी क्यू, सी आर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि एक कोन आपने निकाल दी जिसके जनरेटर आपके क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक। तो ये जो है, ये कोन जो है, सॉरी, ये जो कोन है इसके जो जनरेटर्स हैं वो क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर का, वाई स्क्वेयर का और जेड स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट्स का सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमने वही काम किया, और फिर हमने 1/a², 1/b² और 1/c² का सम हमारा इसके बराबर आया, यानी कि 1/p² आया। p² मतलब मॉडुलस ऑफ p की वैल्यू हमने ये निकाल दी। समेशन 1/a² का मतलब क्या है कि इन तीनों का सम। ठीक। हमने ये वैल्यू मॉडुलस ऑफ p की निकाल दी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर है प्लेन, वो टच करता है एक स्फीयर को। तो तुम क्या काम करो कि भाई एक काम कर लो ये, कि जो आपका प्लेन है ना, प्लेन कौन सा है आपका, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। आप एक काम करो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो 1 तक का। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू 1, वो क्या होगा जी आपका, मॉडुलस 0 0 है ना, 0 और माइनस पी, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट l² m² और n²। मतलब आपको ये तो 1 हो गया ना नीचे वाला, क्योंकि ये तो डायरेक्शन कोसाइन थे, तो ये तो 1 हो गया। तो मिला क्या आपको, मॉडुलस ऑफ p मिला। ठीक है जी। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस रेडियस का कोई स्फीयर ड्रा करो जिसका सेंटर 0 0 0 हो, जिसका सेंटर ओरिजिन हो, तो वो जो स्फीयर है वो इस प्लेन को टच करेगा। ठीक है जी। तो यही बात ये आपको करना पड़ेगा, ये जो मैंने लिखा है ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, और फिर आप ये कहोगे कि इसके बाद, हाँ इसके बाद आप क्या कहोगे, सिंस या देयरफॉर 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 देयर एग्जिस्ट a sphere there exists a sphere इसको आप, there exists a sphere whose radius is modulus of p touches, इसके बाद मैं ये, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, touches a whose radius is p centered at origin। यहाँ एक और बात लिख लेना, centered at origin touches a plane 1 there exists a sphere whose radius is modulus of p centered at origin touches a plane 1। कि किसको टच करेगा, वो प्लेन 1 को टच करेगा। तो वो जो स्फीयर होगा जिसकी रेडियस p है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, जो कि उसकी इक्वेशन होगी देयरफॉर x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p², है ना, मॉडुलस ऑफ p², ये इक्वेशन होगी आपकी उस स्फीयर की। दिस स्फीयर टच प्लेन 1, इसको टच करेगा, या प्लेन 1 टच करेगा इस स्फीयर को। तो मॉडुलस ऑफ p का स्क्वायर है, तो यहाँ इसको ठीक कर लेना, ये जो है ना, ये मॉडुलस ऑफ p का स्क्वायर है, तो ये जो है ये -1/2 नहीं आएगी पावर इसकी, ये आएगा क्या, समेशन 1/a² और पूरे की पावर -1, क्योंकि मॉडुलस ऑफ p का स्क्वायर तो यही आएगा ना आपका।
तो इसको ठीक कर लेना। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको डिलीवर कर देंगे, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपको लिंक भेज दिया जाएगा उसका। थैंक यू।